है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्वांटम नंबर्स क्या है। क्वांटम नंबर्स एक एड्रेस बताते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये उसका क्वांटम नंबर आपको बताता है। क्वांटम नंबर ये बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी। क्वांटम नंबर ये बताता है कि उसका क्या एनर्जी लेवल होगा। क्वांटम नंबर ये बताता है कि क्या शेप होगी, क्या स्ट्रक्चर होगी। व्हाट आई वांट टू से, डायरेक्टली तो क्वांटम नंबर एड्रेस बताता है। और अगर किसी इंसान का एड्रेस राजपथ पे है या कर्नाटक में है या ऐसी जगह है तुगलक रोड पे, ऐसी जगह पे है हिंदुस्तान की पॉश कॉलोनी है, तो मान लेते हैं कि आदमी अमीर होगा। आई वांट टू से कि क्वांटम नंबर्स इज यूजफुल नॉट ओनली ऑन आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉन, it is also very useful in identifying the energy level of the electron. अगर आपको क्वांटम समझ में आएंगे तो आपको शेप समझ में आएगी, आपको शेप समझ में आएगी, आपको उसका शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पेनिट्रेटिंग क्या है। फिर आपको पता चलना चाहिए कि शील्डिंग है तो शील्डिंग क्यों है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को बचा रहा है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, लास्ट क्लास हमने कुछ शुरू किया शील्डिंग के बारे में, तो शील्डिंग ज्यादा क्यों है। अगर पेनिट्रेटिंग है, पेनिट्रेटिंग मतलब क्या बताता हूँ, थर्ड सेल की बात कर रहा हूँ। इस थर्ड सेल में थर्ड 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है और 3d भी हो सकता है। तो 3s 3p 3d, ठीक है। अब ये 3 सेल हो गई। तो बताऊंगा अभी कि ये शील्डिंग क्या है और पेनिट्रेटिंग क्या है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज अगेन दैट क्वांटम नंबर्स will help you in identifying the electron first and foremost. It will help you in finding the एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मान लो हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 20वें की बात कर रहे हैं, 19वें की बात कर रहे हैं, 15वें की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। एक तो ये बताएगा। दूसरा ये बताएगा कि मान लो 19वां और 20वां है या 18वां और 20वां है। अब 18वें और 20वें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी दूरी ज्यादा होगी न्यूक्लियस से। फिर भरते वक्त जब मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो पहले 28वां भरेगा, पहले 30वां भरेगा। हो सकता है कि भरते वक्त जो अरेंजमेंट है और निकालते वक्त जो इलेक्ट्रॉन, दोनों रिवर्स हो। जैसे मान लो ये गिलास है, अब तुम जब डालते हो तो ऊपर से डालते हो, जब निकालते हो तो नीचे से निकालते हो, या फिर आप डालते भी ऊपर से हो, निकालते भी ऊपर से हो। तो अब आप एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर की शेल में जाएगा, बीच की में जाएगा, नीचे की में जाएगा। सो व्हाट, आप मैं ब्रॉड व्यू देना चाहता हूं, मैं आपको मैं क्या बताना चाहता हूं कि जितने बच्चे होते हैं क्लास में, मैंने महसूस किया कि वो क्वांटम नंबर को बहुत ही स्क्यूड स्क्यूड होता है, बहुत ही संक्रिय जगह से देखते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको ब्रॉड व्यू में देखना है। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर दिस, कि आपको ये नहीं सोचना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या आता है, आपको क्या क्या आता है, मतलब कि आप समझे कि नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ में आएगा कि शेप कैसी है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है, जिस ऑर्बिटल, एक सबशेल है, एक शेल है, एक ऑर्बिटल है और एक स्पिन है, 4 चीजें। तो आपको समझते किस शेल में घूम रहा है। शेल का पुराना वर्ड था ऑर्बिट, जिसको हमने ऑब्सोलीट कर दिया है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है निकालना, पुराना होता है उसको निकाल देते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑब्सोलीट। रिमूवल होता है जिसमें मतलब आज का कुछ चीज उसको रिमूव कर दिया। ऑब्सोलीट होता है खत्म कर देना। 2 वर्ड यूज किए मैंने यहाँ पे, रिमूवल और ऑब्सोलीट। तो शेल का पुराना वर्ड है ऑर्बिट, और ऑर्बिट को हमने ऑब्सोलीट कर दिया है क्वांटम केमिस्ट्री से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। रिमूव नहीं किया। रिमूव होता है हटाना, जैसे कोई सामान यहां से रखा है, इसको यहां से आगे रिमूव कर दिया, यहां से उठा के यहां रख दिया, तो ये रिमूव हो गया। हमने रिमूव नहीं किया ऑर्बिट को, हमने ऑर्बिट को ऑब्सोलीट कर दिया है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या हुआ कि उसको इससे हटा दिया है। बता रहा हूं, ऑब्सोलीट का मतलब होता है
उस चीज को निकाल देना, हमेशा के लिए निकाल देना, क्योंकि वो चीज पुरानी है। रिमूवल होता है हमने यहां से हटा के वहां रख दिया तो रिमूव हुआ। रिमूव मतलब होता है कि सामान को मैंने यहां से, इसको डिलीट का मतलब होता है कि वो पुराने शब्द या वो पुराना इंसान या वो पुरानी चीजें जिनकी आज की डेट में महत्व खत्म हो गई है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑब्सलीट। क्वेश्चन पूछता है 11th में पूछता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। ऑर्बिट 2D की चीज है, ऑर्बिटल 3D की चीज है। ऑर्बिट जिसके लिए यूज करते थे वो पहले शेल थी। शेल को पिछले जमाने में, आज से 20-30 साल पहले या उससे पहले, लोग शेल की जगह वर्ड यूज करते थे ऑर्बिट। अब हम ऑर्बिट को ऑब्सोलीट कर चुके हैं, ऑर्बिट वर्ड को हम यूज नहीं करते हैं। बट क्योंकि ऑर्बिट और ऑर्बिटल की प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है और बच्चे के कंफ्यूज होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए हम बच्चे से स्पेशली पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट से क्या कहना चाहता हूँ, ऑर्बिट एक पुराना शब्द है जिसको हमने अब खत्म कर दिया है, और ये पुराना शब्द पहले शेल के लिए यूज होता था, ठीक है, और ये 2D में यूज होता है। 2D मतलब क्या है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ऐसे घूम रहा है, जैसे अर्थ, अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अर्थ एक चक्कर में सूरज के चारों तरफ घूमती है, लेकिन वो ऐसे नहीं घूमती, वो 2D में घूमती है, ऐसे घूमती है हमेशा। ये क्या है, ये 3D है। तो अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स करती है, रोटेट करती है, अर्थ ऑर्बिट करती है, अर्थ रोटेट्स इन द ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नहीं, ऑर्बिट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेल में है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। आपको अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। क्या कहते हैं, आपको समझ में आया कि ऑर्बिट में और शेल में क्या अंतर है। शेल 3D में होती है, शेल ये है, शेल घूम गोले में रही है, लेकिन ऐसे बंधी नहीं हुई, या ऐसे बंधी नहीं हुई। ऑर्बिट सर्कुलर है, अभी मैं रिटर्न में भी दिखाऊंगा आपको, अभी बता रहा हूं, फिर रिटर्न में भी दिखाऊंगा। आपको पहले समझना है कि शेल में और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है। ऑर्बिट इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर 2D रिवॉल्यूशन। अगर कोई चीज 2D में घूम रही है ना, ऐसे एक ही जगह घूम रही है, मान लो ऐसे घूम रही है, 2D में घूम रही है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे घूम रही है, तो वो क्या है, वो 3D में घूम रही है। जब कोई चीज 3D में घूमती है उसको शेल बोला जाता है, उसको ऑर्बिट नहीं बोला जाता। अग्रीड। आपको पहले शेल में और ऑर्बिट में अंतर समझ में आना चाहिए, तब आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर समझ में आएगा। तो शेल क्या है, शेल 3D में जो चीज होती है उसके लिए शेल यूज वर्ड करते हैं, जब वही चीज 2D में होती है तो उसके लिए ऑर्बिट यूज करते हैं। ऑर्बिट एक पुराना शब्द है जिसको हमने ऑब्सोलीट कर दिया है, जिसको हटा दिया है। अब क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में ऑर्बिट और ऑर्बिटल मैच करते हैं, इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सिखाते हैं। ठीक है, अभी समझाते हैं। ये मान लो एक एक न्यूक्लियस है, और ये इसके चारों तरफ शेल है। अब ये जो शेल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको लग रहा है सर्कुलर, सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल है, ये ऐसे भी घूमती है कभी कभी, ये कभी कभी ऐसे भी घूमती है। ये समझिए, ये ऐसे भी घूमती है, ये ऐसे भी घूमती है, ये ऐसे भी घूमती है, ऐसे भी घूमती है, ऐसे भी घूमती है, ऐसे भी घूमती है, और ऐसे भी घूमती है। ये 3D है। लेकिन ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट ऐसे है,
ये जो डायग्राम है ना, ये 2D का डायग्राम है, और ये जो डायग्राम है ये वाला, जिसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे में है, तो ये 3D वाला जो चीज है ना, ये शेल है, और ये 2D इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो 2D वाली जो चीज है इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसको हम ग्रेविटेशन में यूज करते हैं। जो हमारे ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन, एक चैप्टर आपके पास 11th में है, फिजिक्स में है, ग्रेविटेशन, जहां अर्थ 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 आपने पढ़ा होगा, सोलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो जहां अर्थ यूज करते हैं वहां इसको यूज करते हैं। तो अर्थ ऑर्बिट में चलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेल में चलता है। तो इसको नहीं, क्यों हटा दिया हमने? हाँ, और हमारी चीज 3D में है। तो पुराना वर्ड अगर ठीक था तो नया वर्ड क्यों लाऊंगा मैं? नया वर्ड तभी ले रहा हूं जब पुराने वर्ड में कुछ समस्या थी, कहीं कोई कंफ्यूजन बचने की उम्मीद थी। तो अब आपके पास चीज हो गई कि शेल, सब शेल, और ऑर्बिटल, और चौथा है स्पिन। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि शेल क्या है। शेल के अंदर होगा सब शेल, और सब शेल के अंदर होंगी ऑर्बिट्स, टल ऑर्बिटल होंगी, और इस ऑर्बिटल के अंदर स्पिन होगी। ठीक, आपका शेल मान लेते हैं 3 है, तो सब शेल कितनी होंगी? सब शेल होंगी 3 ही होंगी, 0, 1 और 2। अगर शेल आपके पास 3 है तो सब शेल भी 3 ही है, लेकिन नंबर होगा 0, 1 और 2। अगर 0 नंबर सब शेल है तो ऑर्बिटल कितनी होंगी जी? 1। अगर 1 है तो 3, और 2 है तो 5। यानी फॉर्मूला बन गया, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम। तो एम की वैल्यू क्या होगी? एल मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। अगर ये 1 है तो 1 गुना में 2 प्लस 1। अगर ये दो दो है तो ये हो जाएगा 2 गुना में 2 प्लस 1। 5 हो गया। दोबारा समझेंगे, एक टाइम लगता है भाई। देखो, हमने पहले बताया आपको कि ऑर्बिटल जो वर्ड, ऑर्बिट जो वर्ड था वो 2D के लिए था। शेल जो वर्ड है वो 3D के लिए है, ठीक है जी। इसीलिए हमने, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3D में मूव करता है, शेल में मूव करता है, इसलिए ऑर्बिट सही वर्ड नहीं था, इसलिए ऑर्बिट को हमने हटा दिया जी। आगे आगे हमने बताया कि अर्थ जो है वो ऑर्बिट में घूमती है सन के चारों तरफ, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन तो भैया ऐसे घूमता है। घूम ये भी रहा है, लेकिन ये ऐसे भी घूमता है भाई, ये तो ऐसे भी घूमता है, ये तो ऐसे भी घूमता है। लेकिन अर्थ जैसे घूमेगी वैसे ही घूमती रहेगी। तो ये ऑर्बिट नहीं है, ये शेल है। जो नया और एक्यूरेट वर्ड है उसको बोलते हैं शेल। अब हमने बताया कि एक शेल में सब शेल होंगी, सब शेल में ऑर्बिटल होंगी, ऑर्बिटल में स्पिन होगी। फिर हमने बताया कि अगर एल की वैल्यू 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो एल की वैल्यू भी 3 ही आएंगी, वो आएंगी 0,
1 और 2, तो मतलब क्या हुआ कि एल की वैल्यू हरदम एन से कम रहेगी। देखो 3 है तो ये 2 है, टोटल तो 3 ही है एल। लेकिन भैया एल की वैल्यू हरदम एन से कम है। दूसरा क्या है कि जी फिर हम बता रहे हैं आपको कि जी ये ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल होना क्या है, 2l+1। अगर ये जीरो तो जीरो इंटू में 1+1 यानी कि 1, 1 है तो 1 प्लस इंटू में 2+1 = 3। तो ये हो गया ये कि जो भी एटम है, एटम में शेल होगा। अभी आपको हमने शेल में और ऑर्बिट में डिफरेंस समझा दिया, ठीक है जी। दैट इज हाफ वर्क डन। आपको समझ में आया कि शेल से निकलेगा सबशेल, और सबशेल से निकलेगा ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल से निकलेगी स्पिन। तो अगर शेल नंबर 5 है तो सबशेल भी 5 ही होंगी। हाँ, नंबर होगा 0 1 2 3 4, बस 5 नंबर नहीं होगा। अगर शेल नंबर 4 है, शेल नंबर 4 में सबशेल भी 4 होंगी। नंबर होगा 0 1 2 3, चौथा नंबर नहीं होगा। क्लियर? दोबारा समझते हैं। अगर शेल नंबर 2 है तो सबशेल भी 2 होंगी, 0 और 1। सबशेल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू शेल नंबर। शेल 4 है तो सबशेल नंबर क्या होंगी, 0 1 2 3। शेल अगर 3 है तो सबशेल होंगी 0 1 और 2, 0 1 और 2। मतलब ऐसा नहीं है, जितने शेल हैं उतनी ही सबशेल होगी उस पर्टिकुलर शेल में, लेकिन 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 नंबर होगा 0 से शुरू, तो 0 1 2। शेल शुरू होता है 1 2 3 4, सबशेल शुरू होगा 0 1 2 3 4। सबशेल नंबर 0 का मतलब ये नहीं है कि सबशेल नहीं, सबशेल तो है, उसका नाम 0 है। एग्रीड? अब आ गया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, 2 × में l+1। अगर एन एल की वैल्यू 0 है, अगर सबशेल नंबर 0 है तो उसमें एक ऑर्बिटल होगी, 2 × में 0+1। अगर सबशेल नंबर 2 है तो ऑर्बिटल होंगी 5। अगर सबशेल नंबर 3 है तो ऑर्बिटल होंगी 7। 3 दूनी 6 और 1 7। क्लियर होगी बात? आपको दोबारा समझते हैं कि पहले आपको समझ में आया शेल नंबर, कि शेल नंबर शुरू होगा 1 से, एन के लोग 1 2 3 4। शेल कभी 0 नहीं होगी। शेल अगर 0 है तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, फिर शेल 0 है मतलब वो न्यूक्लियस है। या तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। पहली, सब शेल की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 मतलब क्या है कि उसका नाम 0 है, 0 नहीं है वो। ठीक। ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल क्या होता है, 2l+1। अगर सबशेल अगर 0 है तो ऑर्बिटल हो गई 0 × 2+1 यानी कि 1। अगर सबशेल नंबर 2 है तो 2 × 2 4+1 कितना होगा, 5। कि एन की वैल्यू, एन एन इक्वल कैन नेवर बी इक्वल, एन कैन बी ऑलवेज ग्रेटर देन एन की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। एन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एन की वैल्यू होगी 1 2। एन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। भाई कम से कम एक शेल तो होगी ही होगी। अगर शेल की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर तो न्यूक्लियस के पास आ गए हम तो। क्लियर होगी ना बात ये तो?
बट एल कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। एल की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2। अगर 0 है तो बोलेंगे उसको एस, इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे डी, इसको बोलेंगे। क्या कहता है कि इफ एल इज इक्वल टू 0 तो वी कैन से इट इज ए एस सब शेल। 1 की वैल्यू क्या होगी? पी सब, और ये हो गया डी सब शेल, और ये हो गया एफ। क्या हुआ आपको? वो दोबारा देखते हैं। इसके लिए हमने वर्ड यूज करते थे पहले के, इसके लिए यूज करते एल, इसके लिए यूज करते एम। अब ये जो के एल एम एन है ना, इसको बंद कर दिया गया है। ये भी वर्ड हमने ऑब्सोलीट कर दिए हैं भाई। वक्त के साथ हम चाहते हैं इन वर्ड्स को उड़ा दिया जाए। नहीं उड़ रहे हैं तो किसी और वर्ड रंग से उड़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वक्त के साथ इनको उड़ा दिया जाए। अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि छोटा एन, छोटे एन के लिए के एल एम एन का यूज नहीं करते। पहले करते थे, छोटी क्लास में आज भी करते हैं। सो क्वांटम नंबर्स के लिए कोई कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते। क्या कहता है? कहता है कि एन की वैल्यू होगी 0 तो होगी नहीं यार, 1, 2, 3 और 4। तो एल की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 0। इसके लिए 1 और 2, इसके लिए 1, 2, 3, इसके लिए 0 भी तो होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया। इसके लिए 0, इसके लिए 0 और 1, इसके लिए 0, 1, 2, इसके लिए 0, 1, 2, कि एन की वैल्यू तो कभी 0 होगी नहीं। और जहां तक एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू क्या है भाई? एल की वैल्यू होगी इसके लिए 1 के लिए 0, 2 के लिए 0, 1, 3 के लिए 0, 1, 2, फोर्थ के लिए 0, 1, 2, 3, 4। दोबारा समझेंगे। तो पहली शेल में हो सकता है 1s बस, क्योंकि एस की वैल्यू क्या है? 0। तो 2 हो सकता है 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। समझ में आई बात आपको? थोड़ी आई, थोड़ी और आएगी। n इज इक्वल टू 1s, 1s हो सकती है, 1p कभी नहीं होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ देम इज रोंग, पहला 1s, दूसरा 2d, तीसरा 3d, चौथा 4p। आपको 4 दिया उसने, आपको गलत ढूंढना है। तो यहां जाओ, 1s हो सकता है जी, हमें याद होना चाहिए ना अब तो ये। 1s इज पॉसिबल, 2s इज पॉसिबल, 2p इज पॉसिबल, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो यहाँ आ जाओ। हाँ जी, 1s पॉसिबल है। देखो, 2d, 3d और 4p।
तो 4p है, ये रहा 4p, तो 4p ठीक है भाई। 3d, 3d भी ठीक है। गलत क्या है? गलत तो 2d है, क्योंकि 2s हो सकता है, 2p हो सकता है, आइदर 2s हो सकता है और 2p हो सकता है, तो 2d तो नहीं हो सकता, तो दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने नोमेनक्लेचर बनाया हुआ है कि भैया पहली शेल में एक ही सब शेल होगी जिसको बोलेंगे 1s, तो सेकंड सब शेल में दो होंगी, कौन कौन सी होंगी? 2s और 2p। थर्ड शेल में तीन होंगी, 3s 3p 3d। 4s में चार होंगी, फोर शेल्स में 4s 4p 4d 4f। समझ में आई बात? क्या ये क्या कहता है कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होगी जिसका नाम होगा 1s। सेकंड शेल में दो सब शेल होंगी, 2s और 2p। थर्ड शेल में तीन सब शेल होंगी, 3s 3p 3d। 4s में फोर्थ सब शेल होंगी, 4s 4p 4d 4f। दोबारा देखेंगे, यहां पर 1s ठीक था, 3d ठीक था, 4p ठीक था, ये 3d गलत था। तो फर्स्ट शेल में 1s, सेकंड शेल में 2s और 2p, थर्ड शेल में 3s और 3p और 3d, और फोर्थ शेल में 4s 4p 4d और 4f। पाई जा सकते बता दे कि जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे है भाई, मेरे पास 2p d में है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं गलत बता रहा है वो तो। भाई आपसे कोई बताए कि भाई जुहू बीच जाना है दिल्ली में आके, अरे जुहू बीच दिल्ली में है ही नहीं, कहे जी एड्रेस कहाँ पे है। भाई आपसे कोई आगे बोले कि भैया आप उससे हाँ भाई दिल्ली में कहाँ रहता है, बोले मैं जुहू बीच पे रहता हूँ, तो मतलब झूठ बोल रहा है, क्योंकि दिल्ली में जुहू बीच है ही नहीं। समझ में आएगी ना बात आपको? तो व्हाट वी वांट टू हियर टेल यू दैट कि फर्स्ट शेल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब शेल दैट इज कॉल्ड 1s। सेकंड शेल कंसिस्ट ऑफ टू सब शेल, 2s and 2p। Third cell consists of three subshell, 3s, 3p and 3d। Fourth subshell consists of fourth subshell। क्या कुछ सबशेल है? 4s 4p 4d और 4f। तो समझ में आया ना आपको कि भाई जैसे मान लो एक शेल है, एक शहर है, उसमें कुछ मोहल्लों के नाम होंगे। अब कोई बोले कि दिल्ली में जूही बीच में मेरा बंगला है, तो जूही बीच दिल्ली में है नहीं, तो मतलब झूठ बोल रहा है। अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली में जूहू बीच नहीं हो सकता, है ना। साल्ट सिटी है, साल्ट लेक सिटी कलकत्ता में है। अब कोई बोले कि मैं साल्ट लेक सिटी में रहता हूँ, तो भैया वो कलकत्ता में रहता होगा ना, ऑटोमेटिक सी बात है। अब कनॉट प्लेस तो भाई दिल्ली में ही है। अब कोई बोले मैं कनॉट प्लेस में रहता हूँ, तो दिल्ली में रहता है ना, कन्फर्म हो गया। आपको कोई बोले कि मैं डी सब शेल में रहता हूँ, तो 1s में 2s में 1 और 2 में तो डी है नहीं। आपको जब मैं बात कर रहा हूँ कि डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब शेल नंबर 3 या 4 की बात हो रही होगी। फर्स्ट शेल में तो डी सब शेल है नहीं, दूसरे में डी सब शेल है नहीं। भाई मैंने बोला आपको कि एफ सब शेल का इलेक्ट्रॉन है। अब एफ सब शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट शेल में भी नहीं है, सेकंड शेल में भी नहीं है, थर्ड शेल में भी नहीं है। क्लियर सी बात है। मतलब क्या है कि सब शेल का एक पैटर्न है। सब शेल का पैटर्न क्या है कि पहली शेल में एक ही सब शेल है जिसको बोलते हैं 1s, और सेकंड शेल में दो सब शेल है, 2s और 2p। थर्ड शेल में तीन सब शेल हैं, 3s 3p और 3d। फोर्थ शेल में चार सब शेल हैं, 4s 4p 4d और 4f। सो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जी 3d में या 3f में मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब झूठ बोल रहा हूं। जब थर्ड शेल में f की सब शेल ही नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ कि 3f में इलेक्ट्रॉन है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, ऑटोमेटिक सी बात है। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। आपको समझ में आना चाहिए कि 2d होती ही नहीं,
कोई बोल दे कि 2D में इलेक्ट्रॉन है, मतलब झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि 2D होती ही नहीं। या वो बोलता है कि मेरा एफ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल की बात नहीं कर रहा है। या उल्टा सोच लो, मैं बोलता हूं कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सब सेल नंबर एस में जाएगा, और कुछ जगह ही नहीं है। जब मैंने बोल दिया कि जी फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है एस, तो मतलब वो एस में जाएगा। आपको ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि वो एस में जाएगा। जब वो फर्स्ट सेल में जा रहा है, और जहां पर एक ही सब सेल है, अब कोई एक सोसाइटी है जिसमें ग्राउंड फ्लोर ही है, फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, तो वो बोले कि जी बंगला नंबर 440 ग्राउंड फ्लोर। अरे भैया, जब बंगले में एक ही फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से क्या मतलब रह गया। तो आप पढ़ते हो आईआईटी के लिए, जब पढ़ते हो मेडिकल के लिए, तो आप क्वेश्चन का साइड बाइड दाया बाया सब देख लेते हो। मैं बार बार साइड एंगल बताता हूं ना आपको, कि जब मैंने बोला कि पहले सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मैं समझ लूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि भाई वो तो इसमें जा रहा होगा, है कि नहीं। ये है दिमाग। ये हम ज्यूम करते हैं, बच्चे को पता होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन पी में है, तो मोटी सी बात है कि भाई वो तो फर्स्ट सेल में होगा नहीं, या तो सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। नाउ यू गॉट इट। व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, कि आपको ये दिल के अंदर तक बसा हो। जब मैं बोल रहा हूँ डी सब शेल, अब डी सब शेल है तो वन और सेकंड फर्स्ट सेकंड शेल की तो बात ही खत्म हो गई। अगर बात चल रही है डी सब शेल की, तो ये तो थर्ड शेल की बात चल रही है, फोर्थ शेल की बात चल रही है। एग्रीड। ये चीज आपको अंडरस्टूड सी बात है। अगर कोई बोलता है कि 3D में जाना है, तो ठीक है 3D में जाना है। अगर आपको बोलता है 3D 2D में जाना है, अब 2D होता नहीं, तो 2D है तो झूठ बोल रहे हैं। यू गॉट अ सेंस। What I want to give you sense is not about 2D, 3D, 4D, 5D. I want to give you sense that in in higher studies we assume that ये जो साइड की बातें हैं वो आपने सोच ली होंगी। आप इतनी गहराई से पढ़ रहे होंगे, इतनी गहराई से पढ़ रहे होंगे, कि आपने साइड की बातें सोच ली होंगी। ये हम एज्यूम करते हैं। जब हम 10th तक पढ़ाते हैं, लोअर क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि बच्चे ने साइड की बातें एज्यूम नहीं की होंगी। कि एन की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 और 4। तो ये तो 1s हो गया, ये 2s और 2p, और ये हो गया 3s, 3p, 3d, ये हो गया 4s, 4p, 4p और 4f। ठीक है जी। ग्रेड। हमने आपको बताया कि एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, और डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए 3। देखो उल्टा बताया मैंने। पहले मैं क्या बता रहा था आपको, कि 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, और 3 के लिए एफ। अब मैं उल्टा बता रहा हूं आपको, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। मतलब क्या हुआ, कि अब आपको बोलूंगा एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू एन प्लस एल। तो अब 3D और 4s की एनर्जी कंपेयर करूंगा, तो इसकी कितनी होगी, 3 प्लस कितनी है, 2, ये कितनी है, 4 प्लस 0। देखो एनर्जी, एनर्जी होती है एन प्लस एल। ठीक है जी। तो अगर हम 3D और 4s को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया 3 प्लस 2, और ये हो गया 4 प्लस 0, यानी ये हो गया 5, और ये हो गया 4। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आ जाएगा। तो डिटेल में दोबारा बताऊंगा इसको। यानी 4s की एनर्जी 3D से कम है भाई।
पर ये कब आपको याद होगा? जब आपको ये याद होगा कि एस के लिए वैल्यू 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अगर आपको ये याद नहीं है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, डी के लिए 3, 3 और क्या 0 1 2 3 था। आपको याद करनी है। व्हाट आई वांट टू से कि अभी हमने पूरी कहानी में क्या समझाया आपको कि एनर्जी निकालेंगे तो 3D हो गया, ये 4D हो गया, 4S हो गया। तो 3D कितना होगा? 3 + 2 यानी कि 5। ये कितना हो गया? 4 + 0 यानी कि 4। तो 4S की एनर्जी 3D से कम हो गई ना साहब? भाई एनर्जी क्या है? N+L है। एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो शेल को और सब शेल को जोड़ दो। जब मैं आपको बताता हूं कि जाते वक्त एक दाया कट लेना है, आप जब घर से चले ट्यूशन के लिए, आपने दाया कट लिया, तो मतलब आते वक्त उसी जगह पे बाया कट आएगा। समझ में आई आपको बात? व्हाट आई वांट टू से कि जब मैं आपको ये याद करा रहा था कि 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, और 2 का मतलब डी, और एफ का मतलब 3, तो आपको ये भी याद करना था उसी वक्त कि 2 का मतलब डी, एस का मतलब 0, पी का मतलब 1। एन की वैल्यू हो गई 1 2 3 4। एल की वैल्यू क्या हो गई? इसके लिए 0, इसके लिए 1 और 2, इसके लिए 1 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं। एल की वैल्यू भाई एल, ये हो गई 0 और 1, ये हो गई 0 और 1 और 2, इसके लिए 0 1 2 और 3। तो यहाँ हो जाएगा 1s, ये हो, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 3s। कुछ नहीं है। ये हो गया 2p। देखते हैं आगे। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4। तो 1s, तो 2s, 2p, और n की वैल्यू 3 है तो 3s, 3p, 3d। n की वैल्यू 4 है तो 4s, 4p, 4d, 4f। वैल्यू 5 है ना? तो 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। बट जी इज अनस्टेबल, जी इज अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि जब मैं 5f भर रहा हूँ ना भाई, अब देखो 5f है, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 + 3, क्यों जी? 3 भूल गए थे क्या? ये 8 है ना? अब देखो 7s, 7 + तो पहले कौन सी भरेगी पता है आपको? 5f से, क्योंकि इसकी एनर्जी, ठीक है ना? आप जो सोच रहे हो कि 5G क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट तब करेगी ना जब उस वो भरने लायक हो। अब इससे पहले तो सब वो भर जाएगी भाई साहब, 6p, 6 + 1। एस की वैल्यू क्या होती है? 0। पी की वैल्यू क्या होती है? 1।
डी की वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक है, अब देखो 5F, 5F भरेगी तब ना जब 7S भर चुकी होगी। 6P भर चुकी होगी भाई। नहीं समझे आप? कि अब हम एनर्जी का हिसाब लगाएंगे ना कि 5S भरने पर तो 7S भरना आसान है। नहीं समझ में आई आपको? थोड़ी समझ में आई? थोड़ी आई, थोड़ी और आएगी। ये समझ में आई आपको? ये वाली चीज समझने की जरूरत है आपको। तो ये समझ में आई आपको कि 5G नहीं भरती, क्योंकि 5G तो भैया पहले उससे तो बहुत कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है ना? ये 1 2 3 समझ में आ गया ना आपको? आपको अभी तक आपको समझ में आया कि भैया कि आपको SPDF के लिए याद करनी है, आपको उनकी एनर्जी कंपेयर करनी आनी चाहिए आपको। सेटिंग इज गुड गोइंग, ग्रेट गाइस, बाय बच्चों।